इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन वही प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम जो फूड खाते हैं उनकी एनर्जी हमें मिलती है। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, आप पहले से ही जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। यह एनर्जी उस फूड से ऑब्टेन की जाती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंज्यूम किया जाता है या खाया जाता है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जो फूड से एनर्जी रिलीज़ करने में हेल्प करती है और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज़ करके शुगर को बायोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यह प्रोसेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स, प्लांट, फंगी और बैक्टीरिया में होती है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है और यह एनर्जी लाइफ को सपोर्ट करने वाली अलग अलग प्रोसेस में यूज़ की जाती है। एनर्जी प्रोड्यूस करने के अलावा रेस्पिरेशन वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को भी प्रोड्यूस करता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में गैसों का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन का यूज़ बॉडी में होता है और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। प्लांट में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों प्रोसेस दिन के समय होता है। इन दोनों प्रोसेस में प्लांट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जब लाइट या सनलाइट एब्सेंट होता है तब प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। रात के समय में पौधों में केवल रेस्पिरेशन होता है। इसका मतलब यह है कि प्लांट्स रात के समय ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन बॉडी के एक एक सेल्स तक पहुंचती है। बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन एंजाइम की मदद से एब्जॉर्ब फूड के साथ कंबाइन होता है और सेल्स में एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। यह प्रोसेस सेल में एनर्जी को रिलीज कराती है, इसलिए इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन वह प्रोसेस है जिसमें सेल्स उस एनर्जी को प्रोड्यूस करती है जो उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में सेल्स एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए शुगर या ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करता है। ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा बॉडी को अलग अलग लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी मिलती है। क्या आप जानते हैं हम हर दिन लगभग 5000 बार सांस लेते हैं। हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड का लंग्स राइट साइड के लंग्स से थोड़ा छोटा होता है। लेफ्ट साइड का यह एक्स्ट्रा प्लेस हार्ट को अच्छे से वर्क करने के लिए आवश्यक होता है और आसपास के ऑर्गन से हार्ट डिस्टर्ब भी नहीं होता है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, हमारे सेल्स में रेस्पिरेशन दो तरह से होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज एनर्जी को रिलीज करता है। एरोबिक मीन्स एयर में और इसी एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक है। जब किसी ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तब हम उसे एरोबिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ग्लूकोज के पास एनर्जी में चेंज होने के लिए तीन रास्ते हैं, एक जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, दूसरा जिसमें ऑक्सीजन है और तीसरा जिसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में है। जब ऑक्सीजन नहीं होता है तब ग्लूकोज अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है और जब ऑक्सीजन होता है तब ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है और जब ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है तब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाता है और यही लैक्टिक एसिड मसल्स क्रैम्प होने का कारण बनता है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे।
एनारोबिक रेस्पिरेशन, एयर की एब्सेंटी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। यहाँ ऑक्सीजन का यूज़ फूड के मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज से एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए नहीं किया जाता है। एक ऑर्गेनिज्म को एनारोबिक ऑर्गेनिज्म तब कहा जाता है जब उसे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ईस्ट का यूज़ अल्कोहलिक बिवरेज मीन्स वाइन के कॉमर्शियल प्रोडक्शन में किया जाता है। इसका यूज़ ब्रेड बनाने के लिए भी किया जाता है और इडली डोसा के बैटर के फर्मेंटेशन के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार के एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। जब इनफ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है तब एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन मसल्स की सेल में एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए होता है। क्या आप जानते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन का यूज़ अल्कोहल बिवरेज और बेकरी आइटम जैसे ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। प्लांट्स यीस्ट और बैक्टीरिया में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इस प्रोसेस का यूज़ बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। आप इसे घर पर भी कर सकते हैं। आप हल्के गर्म पानी में यीस्ट को डालिए और सील कर दीजिए। यीस्ट बेकरी शॉप पर मिल जाएगा। 2 से 3 दिन के बाद जब आप सील खोलेंगे तो आप पाएंगे कि सेटअप में ढेर सारे बुलबुले बन गए हैं और ये बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड के हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण बनते हैं। ह्यूमन मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और ह्यूमन के मसल्स में जम जाता है। इस कारण मसल्स लंबे समय तक वर्क नहीं कर पाते हैं और वे कुछ समय के बाद थक जाते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण ह्यूमन मसल्स में क्रैम्प मीन्स ऐंठन होने लगता है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन की तुलना में कम एनर्जी रिलीज़ करता है। इससे हमें यह पता चलता है कि क्यों ह्यूमंस लॉन्ग डिस्टेंस की तुलना में शॉर्ट डिस्टेंस को ज़्यादा तेज़ी से कवर करते हैं। एक एथलीट एक स्प्रिंट के बाद रुककर कुछ समय के लिए तेज़ और गहरी सांस लेता है ताकि वह फिर से नॉर्मल फील कर सके। इस प्रोसेस के दौरान एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है और एक्युमुलेटेड लैक्टिक एसिड को शुगर में ब्रेक कर देता है और यह एरोबिक रेस्पिरेशन के कारण होता है। एक्टिविटी। आइए एक एक्टिविटी से समझते हैं कैसे रेस्पिरेशन के द्वारा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। आप कुछ ग्राम्स मीन्स चने के सीड को रात भर पानी में भिगो दीजिए। अब उन्हें 3 से 4 दिनों के लिए मॉइस्ट कॉटन पर जर्मिनेट मीन्स अंकुरित होने दें। फिर उसमें से थोड़े से ग्राम सीड को 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल कीजिए ताकि वे डीएक्टिवेट हो जाएं। अब 2 एक्सपेरिमेंटल फ्लास्क लीजिए और एक फ्लास्क में जर्मिनेट सीड को रखिए और दूसरे फ्लास्क में डेड सीड को रखिए और प्रत्येक फ्लास्क में एक थर्मामीटर डालिए ताकि टेम्परेचर रिकॉर्ड हो सके। अब फ्लास्क के माउथ को कॉटन से कवर कर दीजिए। अब आप डेली टेम्परेचर रिकॉर्ड कीजिए। यह प्रोसेस 5 डेज तक रिपीट कीजिए। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे उबले हुए डेड सीड वाले फ्लास्क में टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होता है, जबकि दूसरे फ्लास्क में प्रत्येक दिन टेम्परेचर राइज मीन्स इंक्रीज होता है। इस प्रकार इस एक्टिविटी से हमें यह पता चलता है कि केवल लिविंग सीड में ही रेस्पिरेशन होता है और टेम्परेचर राइज का भी कारण बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन के द्वारा हीट प्रोड्यूस होता है।